नमस्कार। आज का टॉपिक आप देखेंगे जीवधारी निर्जीव वस्तुओं से कैसे भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब किस तरह से वो अलग होते हैं। जीव और निर्जीव, जीवधारी जो होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं से किस तरह से भिन्न या अलग होते हैं। ठीक है, कि जिंदा और मरे हुए लोगों में क्या फ़र्क होता है वो हम जानेंगे आसान भाषा में। पहला पॉइंट है कि पहली चीज़ तो इससे पहले हम जीवन बता चुके हैं कि जीवन क्या होता है। ठीक है, उसी पर जीवन की एक इकाई होती है। जीवन तो हमने जाना कि जीवन क्या है, लेकिन जीवन किस आधार पे होता है तो उसका है जीवन की इकाई को कोशिका को माना जाता है। जीवन की इकाई जो होती है इसको वैज्ञानिकों ने कोशिका को माना है, जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं। ठीक है, जो क्रियाएं होती हैं उपापचय वाली या अपापचय क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी कोशिका में होती हैं। जीवधारियों में कई प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसा कि आपको बताया। जैविक क्रियाएं मतलब जो किसी जीवित इंसान में हो सकती हैं, मरे इंसान में नहीं हो सकती। जीवधारियों में कई प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे किस तरह भिन्न है वो चीज़ें हैं। ठीक है, पहली है आकृति एवं माप। ये क्या है? जैविक क्रिया है। इनकी एक निश्चित आकृति और माप। तो जीवित वस्तुओं की आकृति और माप में ये भिन्न होते हैं। इनका आकार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, शेप एंड साइज। शेप मतलब होता है आकृति, साइज मतलब होता है माप। दूसरा है रासायनिक संगठन। संगठन नहीं, संगठन। संगठन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये संगठन है, मतलब कह सकते हैं कि रासायनिक संगठन मतलब संकलन, जिसको हम एक कह सकते हैं ग्रुप कह सकते हैं। रासायनिक क्रियाओं का एक ग्रुप कह सकते हैं। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्बनिक, इसमें एक क्रिया जो होती है रासायनिक संगठन में, कार्बनिक का एक जटिल संकलन होता है। यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। तो जो जैविक जीवधारियों में जो क्रिया होती है तो वो कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक का एक जटिल संगठन होता है। जटिल मतलब बहुत ही ठोस संगठन होता है। ठीक है, लेकिन और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें अकार्बनिक होता है। कार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है, और अकार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन का होता है, मतलब अनुपस्थित होते हैं, कह सकते हैं कार्बन की अनुपस्थिति होती है। इनमें तीसरा पॉइंट है कोशिकीय संगठन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोशिका जो आपको बताया है कि ये जीवन की इकाई होती है। कोशिकीय संगठन मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जीवों के शरीर में अनेक सूक्ष्म कलायुक्त इकाई के रूप में होता है। जीवों के शरीर में अनेक सूक्ष्म छोटे छोटे कलायुक्त समझते हैं आप लोग, कलायुक्त इकाई के रूप में होता है। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो प्रकार के होते हैं। सजीव जो होते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। हमारी बॉडी, हमारा शरीर है, ये बहुकोशिकीय है। ठीक है, ये माना जाता है कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद भी धीरे धीरे करके बहुकोशिकीय जीवों का, जो आज का वर्तमान मनुष्य या आज के जो जीव हैं वो बहुकोशिकीय हैं, उनको माना जाता है। पांचवा पॉइंट हमारा है उपापचय। ये एक क्रिया होती है। ठीक है, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हम इस क्रिया को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी पत्थर को देखते हैं। जब कोई पत्थर हमने देखा तो उसमें क्या देखते हैं कि परमाणुओं एवं अणुओं का वही संगठन होता है जो गत वर्ष या हजारों साल पहले था। ठीक है, रॉक एंड मेटल्स जो कुछ उसमें मिले होते हैं, सैंड जो कुछ भी मिलकर वो बना होता है,
वो पहले भी वैसे था, आज के 1000 साल 10,000 साल पहले भी वैसे वही चीज़ें से बना हुआ था, और आज भी उसी चीज़ से बना हुआ है, परमाणुओं एवं अणुओं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों का संकलन होता है, उन्हीं चीज़ों का संगठन होता है, उन्हीं से बना होता है जो गत वर्ष पहले थे। और किसी जीव वस्तु को देखते हैं, किसी जीवित प्राणी को देखते हैं, किसी जीवित वस्तु को देखते हैं, तो उसमें प्रतिपल कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, प्रतिपल कोई ना क्रिया, उनमें जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, जैविक क्रियाएं जैसे इसमें मेटाबॉलिज्म हो गया, रासायनिक संगठन जैसे हो गया, तो रासायनिक संगठन के अंतर्गत भी वो आती हैं क्रियाएं। तो रासायनिक क्रियाएं इंसान जीवित वस्तुओं में होती रहती हैं। ठीक है, जैसे भोजन करना, श्वसन करना, श्वसन मतलब सांस लेना, सांस को छोड़ना। ठीक है, वृद्धि, प्रजनन। ठीक है, आज के पहले आदि मानव कैसा था और आज का वर्तमान मानव कैसा है, ये सब जो है क्रियाएं मतलब हमेशा अपडेट होता रहता है, हमेशा इनमें नया नया कुछ ना कुछ नया होता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें नया अपडेट होता रहता है। लेकिन जो पत्थर है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें जो है वो पहले भी उसी की बनी हुई थी और आज भी उसी की बनी हुई है। ठीक है, तो ये होता है उपापचय, जो कुछ भी क्रियाएं सजीव में होती हैं। ठीक है, तो अगले क्रम में हम पढ़ेंगे उसी में 5वां पॉइंट है जीवधारी और निर्जीव वस्तुओं से कैसे भिन्न है। उसी में अगला पॉइंट गमन और गति। गमन मतलब होता है लोकेशन या मूवमेंट। ठीक है, गति आप समझते हैं, चलना या दौड़ना, ये गति होती है। ये जीवधारियों में अवश्य होता है। ठीक है, निर्जीव में नहीं होता है गमन या गति, समझ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब चलन होता है, चलन या कह सकते हैं चलना या दौड़ना। हम जीवधारी हैं, हम अपने आप चल सकते हैं, इससे भी यहाँ से यहाँ तक हम इधर आ गए, ऐसे हो गए, इधर से आपको डिनोट कर रहे हैं, फिर या फिर इधर से चल के इधर आ गए, तो ये होता है गति या चलन होता है। पोषण दूसरा है, 6 पॉइंट हमारा पोषण यानी न्यूट्रिशन है। हमें पोषण की ज़रूरत होती है, सभी जीवधारियों को पोषण की ज़रूरत होती है। पोषण मतलब भोजन, हमें जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वो हमको कहाँ से मिलता है? पोषण से, भोजन से मिलता है। ठीक है, ये समझ गए। दूसरा वृद्धि है, वृद्धि यानी ग्रोथ कह सकते हैं। सभी जीवधारियों में ये निश्चित होता है, अहम होता है। वृद्धि मतलब ग्रोथ होता है। कोई भी, जैसे कोई छोटा पौधा है, हम कभी उसको रोपते हैं तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है। ऐसे कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो ये वृद्धि सजीवों में हमेशा होती है। ठीक है, सजीवों में ये, अगर सजीव में ये नहीं है तो उसे सजीव, ये सब चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो उसे सजीव नहीं माना जाता है। निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। उसका एक जो आकार है, जैसे ये मार्कर है, भी इस शेप में बना दिया गया तो ये ऐसे ही रहेगा। इसमें ऐसा नहीं कि ये बड़ा हो जाए ऑटोमेटिक अपने आप या फिर छोटा हो जाए, ऐसा नहीं है। श्वसन दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जिसमें श्वसन पढ़ते हैं, जिस सिस्टम के अंतर्गत वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन मतलब होता है रेस्पिरेशन, अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहते हैं, हिंदी में श्वसन कहते हैं। श्वसन मतलब होता है सांस लेना, जो हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि हमको केवल पोषण की ही ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है, कैसे होता है उसका संवहन, कैसे आदान प्रदान होता है? श्वसन के द्वारा होता है। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये होता है श्वसन के अंतर्गत। दूसरा है उत्सर्जन, मतलब एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन होता है। जब हम श्वसन करते हैं या पोषण करते हैं तो हमारी बॉडी को जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अहम हैं, उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अपने अंदर उसको समा लेती है कह सकते हैं। और जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो हमारी बॉडी को हानि पहुंचाती हैं या हानिकारक है हमारे लिए, उनको उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। कह सकते हैं किसी भी खराब वस्तु या खराब चीज़ को बाहर निकाल देना, बाहर फेंक देना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसमें जब हम भोजन करते हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी पनीर पराठा जो कुछ खाते हैं तो उसका हम
भोजन के मतलब पोषण के रूप में हम उसको अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें पाचन क्रिया होती है। आगे हम लोग बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो उसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके आधार पर इनका जो है डाइजेशन होता है, और वो हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी अपने अंदर प्रोटीन विटामिन्स और जो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो भी चीज़ें हैं वो अपने अंदर उसको समा लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है, और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अनावश्यक चीज़ें होती हैं, उनको हमारी बॉडी रिलीज कर देती है, बाहर निकाल देती है। यूरिन के मूत्र के माध्यम से, मल के माध्यम से, इनको पॉटी कह सकते हैं, उन सब के माध्यम से। जैसे हमारी बॉडी है तो पसीना कभी कभी निकलता है गर्मियों में, तो वो भी एक इसके जो है उत्सर्जन के रूप में। जैसे हमारी किडनी है, किडनी हमारी है तो वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, और जो हमारी बॉडी में अनावश्यक चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको मूत्र के द्वारा उनको बाहर, यूरिन के द्वारा उनको बाहर निकाल देती है बॉडी से। अगला पॉइंट है प्रक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस। इसमें क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम, जैसे कोई गर्म चीज़ें हैं, ठीक है, तो जब हम या कोई गर्म चीज़ें हमारी बॉडी पे टच करती है, या कोई ठंडी चीज़ है वो हमारी बॉडी को टच करती है, तो हम उसके ऊपर तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, अगर हमारा ज़्यादा गर्म चीज़ें हैं तो तुरंत हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई गर्म चीज़ है, उसको हमने टच किया तो हमको तुरंत उसको आभास होता है, तुरंत हमको पता चलता है कि ये हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो ये तुरंत हम उस अपना हाथ उसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारी क्रियाएं में आती हैं जो आगे हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई सुई का चुभना, तो अचानक कोई हमारी बॉडी पे सुई चुभा देता है तो तुरंत हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तुरंत हम वापस खींच लेते हैं। ये होम्योस्टेटिस के अंतर्गत आता है, जो हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये होती है प्रक्रियाशीलता। किसी भी वस्तु या किसी भी क्रिया के प्रति अपनी प्रक्रिया देना कह सकते हैं। अपना जो है बॉडी हमारी जो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, जैसे कोई क्रिया होती है उसका प्रतिक्रिया देना। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है प्रजनन। प्रजनन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी जीवों के लिए। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रजनन ये होता है जो अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करने की क्षमता जो होती है वो प्रजनन कहलाती है। ठीक है, जैसे इंसान है तो इंसान को जन्म देता है, पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे को जन्म देता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इसके अंतर्गत आता है प्रजनन, मतलब रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता जो होती है वो होती है प्रजनन। ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट है जैविक उद्विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। संतान की उत्पत्ति करना क्या होता है? प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो जैविक उद्विकास में यह अपनी अपनी जात का, जैसे मनुष्य है, जीव है, तो मनुष्य जो जीव है वो यह नहीं, ऐसा नहीं है कि वह अपनी ही जात का उत्पादक ही है, अपनी ही जात का उत्पादक है, अपनी ही जात का उत्पादक नहीं है, बल्कि वह जो है अन्य चीज़ों का भी, अन्य जो चीज़ें हैं इस संसार में उनका भी उत्पादक माना जाता है, क्रिएटर माना जाता है, जो हम अगले टॉपिक में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से हम इसको समझाएंगे और बताएंगे। ये आपको बताया गया है जीवधारियों और निर्जीवों में कैसे अंतर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और एक चीज़ ये बता दीजिए आप लोग कि वीडियो आपको लंबा चाहिए या शॉर्ट चाहिए। जैसा आपको चाहिए वो कमेंट करके आप बताइए, उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से क्रिएट किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और कमेंट में जो नहीं आ रहा है वो आप पूछिए, जो पूछना है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो कहीं भी डाउट लग रहा है या कहीं हमसे कहीं मिस्टेक हो जा रही है तो उसको भी आप बताइए कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई, उसको भी हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।